11 फरवरी 2011 को दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक लवारिस बैग मिलता है। शायद किसी ने बैग को पहले ही देख लिया होगा और तब पुलिस को सूचना दी होगी, क्योंकि पुलिस और मीडिया साथ में आती है, बाकायदे वीडियो बनता है। और जब बैग को खोला जाता है तो बैग में एक लड़की निकलती है जिसके हाथ और पैर आपस में नायलॉन के रस्सी से बंधी हुई थी और उसके पेट पर एक मोर का टैटू बना था। पुलिस और आसपास के लोग पहचान नहीं कर पा रहे थे, तो पुलिस ने एक नोटिस के तौर पर उसका हुलिया प्रकाशित किया कि कोई इस लड़की को जानता है क्या। यानी कोई पहचान चिन्ह नहीं होने पर उसके पेट पर बने मोर वाली टैटू उसका पहचान चिन्ह मानते हुए नोटिस में पूछा गया कि लड़की के पेट पर मोर का टैटू बना हुआ है, कोई उसे जानता है तो थाने आकर बताए ये डेड बॉडी किसकी है, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। तब उस समय मीडिया ने उस लड़की को द गर्ल विद पिकअप टैटू नाम दिया था। ये घटना 11 फरवरी 2011 की है। पुलिस पहचान कराने के लिए कोशिश करने लगी तो शुरुआती समय में लड़की के लाश का दावा करने के लिए कोई नहीं आया। निराश होकर दिल्ली पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया। जिस दिन पुलिस ने अंतिम संस्कार करवाया उसी दिन एक आदमी पुलिस के पास पहुंचता है और लड़की की पहचान अपनी बेटी के रूप में करता है। अंतोगत्वा द गर्ल विद पिकअप टैटू के एक बैग में मिलने के 13 दिन बाद उस लड़की का नाम पता मिल जाता है, जिसका नाम था नीतू सोलंकी। दिल्ली पुलिस को अब उस लड़की के बारे में पता चल चुका था कि इस लड़की का नाम नीतू सोलंकी है। अब दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई कि आखिर क्या कहानी है जो किसी ने इस लड़की के लाश को बैग में भरकर यहाँ छोड़ गया। पुलिस नीतू के पिता से पूछताछ करती है कि आखिर आपकी बेटी करती क्या थी, किसके साथ रहती थी, उसका रहन सहन कैसा था, वह किस स्वभाव की थी। नीतू के पिताजी बताते हैं कि लड़की बहुत ही तेज तर्रार ब्रिलियंट थी, पढ़ाई लिखाई में एकदम ठीक ठाक थी। उसके पास वकालत की डिग्री थी। लाइव मिंट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार उसे उन पुरुषों से मुकाबला करने वाला जाना जाता था जो उसे परेशान करते थे। नीतू बचपन में बहुत दुबली पतली थी, इसलिए उसे दुबली पतली कह के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। इसीलिए वह बचपन से जिद्दी और एहसास कमतरी के शिकार थी। एक इंटरव्यू में नीतू के बहन ने कहा था कि नीतू ऐसी लड़की नहीं जिससे इतना आसानी से मार दिया जा सके। उसे बिना लड़े कोई आसानी से काबू नहीं कर सकता था। नीतू ऐसी लड़की थी जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी से भी भिड़ने में संकोच नहीं करती थी। उन्होंने बताया कि चाहे नीतू गलत बोले या सही बोले, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो कभी अपने आप को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही उसका स्वभाव भी। नीतू एक कॉल सेंटर में काम करती थी जो एक दिन परिवार वालों को बताई कि उसकी नौकरी चली गई है और अब वो सिंगापुर जाना चाहती है। परिवार वाले भी इस बात पर राजी हो गए। उसके संबंध परिवार वाले से भी उतने अच्छे नहीं थे कि परिवार में घुल मिलकर रहे या उसके परिवार वाले उसके इस फैसले का विरोध कर सके। वह एक ऐसी इंसान थी जो अपने मर्जी के जीवन में खुश रहती थी, लेकिन नीतू ने अपने घर में झूठ कही थी कि वह सिंगापुर जा रही है। दरअसल नीतू को एक लड़के से प्यार हो गया था और वह एयर इंडिया में काम करता था जिसका नाम राजू गहलोत था। दरअसल नीतू घर में झूठ बोली थी कि वह सिंगापुर जा रही है। वह दिल्ली में ही अपने पार्टनर के साथ रह रही थी। ये बात घर वाले नहीं जानते थे। उन्हें पक्का यकीन था कि नीतू सिंगापुर में है। बहरहाल अब दिल्ली पुलिस के पास नीतू सोलंकी के रूप में पहचान मिल गई थी, क्योंकि 13 दिनों तक नीतू को पहचान नहीं हो सकी थी।
तभी तो पुलिस ने नीतू के शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। उसके बाद उसके पिताजी आए थे। नीतू के शिनाख्त और उसके पृष्ठभूमि के पता चल जाने के बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस के पास अब काफ़ी कुछ था। पुलिस नीतू की जिंदगी की कहानी जानने के बाद अपनी राय बनाई कि राजू गहलोत ने ही 10 या 11 फरवरी को नीतू की हत्या कर दी होगी। अपनी जांच के दौरान एक व्यक्ति जो राजू गहलोत का रिश्तेदार था, जिसका नाम नवीन था, उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने तुरंत सारा राज का पर्दाफाश कर दिया। नवीन ने बताया कि राजू गहलोत ने 11 फरवरी को फ़ोन करके उसे बताया था कि उसने नीतू नाम की एक लड़की की हत्या कर दी है। राजू गहलोत ने लड़की के शव को ठिकाने लगाने में उससे मदद करने की बात कही। नवीन ने उसको इस काम में मदद करने से साफ मना कर दिया था, तो राजू ने शव को बैग में भर दिया और उस बैग को ऑटो रिक्शा से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ले गया और उस बैग को वहीं पर फेंक दिया। दिल्ली पुलिस को लग रहा था कि जल्द ही यह केस सुलझने वाला है, क्योंकि हत्यारा का नाम वो भी उसके रिश्तेदार के द्वारा पूरी आपराधिक कृतियों के साथ बताया जा चुका था। लेकिन हुआ यूं कि दिल्ली पुलिस राजू गहलोत को तुरंत पकड़ लेती तो ये केस वहीं खत्म हो जाता। लेकिन समय के साथ ये केस इतना पेचीदा होता चला गया, अंतोगत्वा हम इस केस को सुलझ जाना भी कह सकते हैं और इस केस का न सुलझना भी कह सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस ये समझती थी कि राजू को गिरफ्तार कर लेने के बाद ये केस इंक्वायरी खत्म हो जाएगी और पुलिस द्वारा राजू गहलोत की तलाशी चालू है। इस काम में कई दिन और कई हफ्ते और फिर कई साल लग गए, लेकिन पुलिस राजू को पता नहीं लगा पाई। पुलिस ने राजू गहलोत के नाम के 2 लाख रुपये इनाम का ऐलान भी किया कि जो राजू का पता बताएगा उसे 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि राजू है कहाँ। पुलिस टीम ने नेपाल से लेकर आधा भारत छान मारा, लेकिन पुलिस को राजू हाथ नहीं आया और फिर पुलिस 5 साल के बाद इस केस को बंद कर देती है। लेकिन कानून में ये बात तो पक्की है कि मुजरिम जब भी पकड़ा जाए कानून के हिसाब से सजा तो होनी ही होनी है। फिर 8 साल के बाद राजू का पता चलता है कि वह एक हॉस्पिटल में अपने को इलाज कराने आया है। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुँचती है वहाँ से राजू फरार रहता है। असल में जिस राजू को पुलिस तलाश कर रही थी वह पुलिस के मात्र पहुँच से 6 या 7 किलोमीटर के दूरी पर एक कंपनी में काम कर रहा था और अपना नाम बदल लिया था। अपना नया नाम रखा था रोहन दैया और एक गुड़गांव के ऑटोमोबाइल कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत था। वहां उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये से ऊपर पर मंथ थी और राजू ने 8 साल बिता दिया इसी जॉब को करते हुए। पुलिस को भनक तक न लगी कि राजू उसके नाक के नीचे ही है और पुलिस दुनिया तलाश कर रही है। राजू का चरित्र कुछ ऐसा है कि उसके साथ काम करने वाले बताते हैं कि राजू बहुत ही सुशील एवं शांत स्वभाव का था। वह कभी भी अपनी फोटो नहीं निकलवाया था और वह अपने काम से काम रखता था। ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जिससे किसी को लग सके कि राजू एक खूनी भी हो सकता है। उसके सहकर्मियों के अनुसार राजू कभी भी शराब नहीं पीता था, उसको सिर्फ सिगरेट की आदत थी। लेकिन जब वह 8 साल के बाद वह पारस हॉस्पिटल गुड़गांव पहुंचता है तो वह बड़ी बीमारी के चपेट में आ गया था। डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि ज़्यादा दारू पीने की वजह से इसके किडनी एवं लीवर में कॉम्प्लिकेशन आ गया है। कहा जाता है कि पुलिस चाहे तो मुजरिम को पताल से खोज निकालेगी, लेकिन इस केस में कानून का हाथ बहुत ही छोटा दिखा, क्योंकि राजू को पुलिस ने नहीं खोज निकाली थी बल्कि राजू खुद अपनी पहचान अपने घर वालों को बताई थी और घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। राजू को जब मालूम चला कि उसकी ज़िंदगी जल्द ही खत्म होने वाली है तो अपनी पहचान अपनी माँ को दिया।
राजू को आप इतना बड़ा शातिर कह सकते हैं कि राजू जिस मोबाइल का इस्तेमाल करता था, पुलिस उसे सर्विलांस पर डाल रखी थी। तो उस फ़ोन पर कोई एक्टिविटी होती है तो पुलिस को पता चल जाता, लेकिन राजू ने उस फ़ोन से कोई भी एक्टिविटी नहीं की, केवल एक आधार कार्ड अपडेट किया था। हालांकि पुलिस यहाँ भी चूक गई, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट करने पर कुछ एक्टिविटी तो शो हुई ही होगी। फिर उसके बाद उसने मोबाइल पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। पुलिस ने राजू के घर वालों पर नज़र बनाए रखी, पर घर वाले को खुद पता नहीं था कि राजू कहाँ है, क्योंकि राजू 8 सालों तक घर वालों को ना चिट्ठी ना ही मैसेज किया या फिर फ़ोन कॉल। जब वह कॉल किया तब वह अंतिम दिन गिन रहा था। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो राजू इस दुनिया को छोड़कर चलता हो गया था। अब थोड़ी नीतू का परिचय हो जाए तो नीतू IBM कॉल सेंटर में काम करती थी। नीतू दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की थी। वह निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी थी। उसने घर छोड़ते वक्त परिवार वालों को यही बताकर निकली थी कि वह सिंगापुर जा रही है, लेकिन वह तो यही लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसका पार्टनर राजू गहलोत उस वक्त 29 साल का था और नीतू मात्र 21 साल की थी। तो इन दोनों की केमिस्ट्री बैठने के लिए इन दोनों में उम्र में काफ़ी अंतर भी था। पहले राजू एयर इंडिया के केबिन मैन था, जो 2010 से काम पर जाना बंद कर दिया था। राजू और नीतू दोनों हरिनगर में किराए के मकान में रहते थे। उसने हरिनगर में हरेंद्र पाल सिंह के नाम की फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लिया था। इन दिनों नीतू अपने जानने वालों से इंटरनेट से ही बात करती थी। हत्या के एक दिन पहले वह अपने बहन से इंटरनेट पर बताया था कि उसके सर में चोट लगी है। इस हत्या के केस में पहली गिरफ्तारी राजू के चचेरे भाई नवीन की हुई थी। नवीन ने बताया था कि राजू और नीतू में अक्सर मार पिटाई होती रहती थी। 11 फरवरी 2010 को आश्रम वाले घर में राजू ने नीतू की हत्या कर दी थी। दोस्तों, राजू का नेचुरल डेथ हुआ था, पर उसे कानून के हिसाब से नीतू की हत्या की सज़ा नहीं हो सकी।